हिमाचल में सरकारी क्षेत्र में नई भर्तियों को लेकर तरह तरह की अपडेट चल रही है और राज्य सरकार नया फैसला लेने की स्थिति में है। वजह है कर्मचारी एक्ट, जिसको पारित करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट हिमाचल में ख़त्म हो गया है। अभी अभी हमने 6 बजे जो रूटीन लाइव है वो किया था और उसके बाद जैसा उस लाइव में बताया गया था कि इंस्ट्रक्शन आज ही जारी हो सकती हैं, वो इंस्ट्रक्शन जारी हो गई हैं और इन इंस्ट्रक्शन के साथ साथ बहुत कुछ सरकारी विभागों में भर्तियों के मामले में बदला है। ये बदलाव इस तरह का है कि इसकी जानकारी आपको देना ज़रूरी था और ये जानकारी आपको इसलिए भी अभी देना ज़रूरी था क्योंकि कुछ लोग जिनकी सिलेक्शन हो गई है उन्होंने नौकरी ज्वाइन करनी है, जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है उनको कॉन्ट्रैक्ट उनका क्या होगा, उनके कॉन्ट्रैक्ट का आगे वो एक सवाल है। और कुछ लोग युवा साथी ऐसे हैं जो नई भर्तियों के लिए या तो अप्लाई कर चुके हैं या भर्ती विज्ञापन जारी होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये 2-3 तरह की एक साथ की स्थितियां अलग अलग तरह की हैं। इन स्थितियों में अब होना ये है कि इस पॉलिसी के मुताबिक क्या बदलाव होगा। कुछ हमारे सेक्टर के साथियों ने कन्फ्यूज़न फैलाया हुआ है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है अभी भी आगे एक्सटेंड हो जाएगा या आप कहिए कि पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट की रहेगी या नहीं रहेगी। कई तरह की चीज़ें अभी इस सेक्टर में चल रही है जो खासकर सरकारी रोजगार से संबंधित है। अभी जो गाइडलाइन जारी हुई है, मैंने आपको 6 बजे वाले बुलेटिन में बताया था कि राज्य सरकार इस फाइल को प्रोसेस जल्दी करवाने की स्थिति में है और ये जो प्रोसेसिंग है इस फाइल की वो ऑलरेडी आज दिन भर चली हुई थी क्योंकि सेक्रेटरी पर्सनल पिछले कल शिमला में नहीं थी। आज उनके आने के बाद इस बारे में फैसला हुआ, इस बारे में आगे की चीज़ें जो हैं वो क्लैरिटी के साथ हो गई। अब ये नोटिफाई हो गई है। जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन के मुताबिक क्या क्या हुआ है वो हम आपको बताएंगे और जो मुख्य हिस्से हैं इसके, एक तो नई भर्तियों की अब पॉलिसी क्या होगी, उस पॉलिसी में वेतन की स्थिति क्या होगी, उस पॉलिसी में रेगुलराइजेशन का मैटर कैसे गवर्न होगा और जो ज्वाइन कर चुके हैं लोग कॉन्ट्रैक्ट पे उनके लिए क्या व्यवस्था है और जिन्होंने ज्वाइन करना है उनके लिए, और जो भर्ती एजेंसियां हैं जिनकी भर्तियां होल्ड कर दी गई थी उन भर्तियों को लेकर अब आगे क्या सिचुएशन रहने वाली है। पूरी बात हम इस लाइव के जरिए विस्तार से करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आने वाले दिनों में जो चेंज इसके कारण हो रहा है वो आपको किस तरह से प्रभावित करेगा या फिर वो कैसे रेगुलेट होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी अब हो, क्योंकि पिछले बुलेटिन में भी बहुत सारी क्वेरीज इस तरह की चल रही थी, अभी अगर कोई क्वेरी इस बुलेटिन में हो इस पॉलिसी को ब्रीफ करने के साथ तो आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसको देख सकें। जहां तक बात अभी नोटिफिकेशन हुई है 14 मई की, अभी शाम को हुई, सेक्रेटरी पर्सनल ने ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, एचओडीज को, डिविजनल कमिश्नर को, डीसीज को, चेयरमैन, एमडी और सेक्रेटरीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं, सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन और सेक्रेटरी राज्य चयन आयोग के लिए ये इंस्ट्रक्शन निकाली है। इसमें यह कहा गया है सब्जेक्ट इसका रिगार्डिंग रिक्विजिशन ऑफ वैकेंसीज, सिलेक्शन प्रोसेस एंड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट गाइडलाइन देयर ऑफ। इसमें यह कहा गया है कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एक्ट 2024 बनाया है, जिसको 20 फरवरी 2025 से लागू कर दिया गया है और 12 दिसंबर 2003 से प्रभावी किया गया है। मतलब 2003 से इसको लागू किया गया है। इसीलिए इसके कारण अब जो भर्तियां हैं वो बाय रेगुलराइजेशन ही होंगी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो अपॉइंटमेंट का है वो नो लॉन्गर एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसीलिए राज्य सरकार के ध्यान में ये केस था। अब वैकेंसीज को भरने और एडवर्टाइज करने को लेकर जो रेलिवेंट रूल्स और सिलेक्शन प्रोसेस था उसको बनाने की प्रक्रिया चल रही थी और इसमें जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जिनको दे दिया गया है उनको लेकर भी, जो ज्वाइन कर चुके हैं उनको लेकर भी, जिनकी ज्वाइनिंग अभी होल्ड पे हैं, उन सब मामलों में अब नए सिरे से टर्म एंड कंडीशन नोटिफाई की जा रही हैं। ये बात कही है। अब ये जो टर्म एंड कंडीशन नोटिफाई की जा रही है इसको लेकर पॉइंट वाइज बताया गया है और एक एनेक्शर भी बताया गया है। जो एनेक्शर जो है भरना है उस कर्मचारी ने जो पहले कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट करता था। इसमें ये दोनों डिफरेंस है। एक में डिफरेंस ये है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट होता था, अब इसको ये फॉर्म भर के देना है उस कर्मचारी को जो अब सिलेक्ट होगा इस नई पॉलिसी के तहत। तो ये अपने आप में एक नई चीज़ है। इसमें साथ में जो पॉइंट वाइज दिया गया है
वो हम आपके साथ साझा करेंगे और इस पॉइंट के हिसाब से जो जो चीज़ें अभी चल रही हैं और क्या क्या बदलाव इसमें आएगा वो भी आपको इसमें बताएंगे। अभी जो इमीडिएट हमारे सामने स्थिति है, अगर उसकी बात करें, दो कैंडिडेट शैल बी एंगेज्ड एज ट्रेनी और आगे नेम ऑफ द पोस्ट होगा। मतलब जैसे एजुकेशन में जाएगा तो ट्रेनी टीचर होगा, अगर वो हेल्थ में जाएगा तो उस पोस्ट के मुताबिक जो व्यवस्था होगी उसके आगे ट्रेनी लग जाएगा, बाकी चीज़ें जो हैं वो वैसे ही रहेंगी जैसे कि चल रही थी। तो ये एक बात है। दूसरी बात इसमें पॉइंट दिया था, कैंडिडेट एंगेज्ड एज ट्रेनी शैल साइन एन एग्रीमेंट एज पर एनेक्चर ए, जो हम आगे आपको बताएंगे। अपेंडेड टू दीज इंस्ट्रक्शन द रेगुलराइजेशन ऑफ द इनकम्बेंट engaged as trainee will be governed by the instruction issued in this regard by the government after completion of training। अब देखिए, ट्रेनिंग पूरा करने के बाद सरकार एक इंस्ट्रक्शन जो रेगुलराइजेशन को लेकर जो है इंस्ट्रक्शन जारी करेगी, उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इनकी रेगुलराइजेशन होगी। अभी इसमें 2 साल थर्ड पॉइंट में नहीं आया, हो सकता है आगे आ जाए। हम आगे इसमें बढ़ेंगे धीरे धीरे और उसके बाद जो है इसमें आगे बात होगी। द ट्रेनी जो भी पोस्ट होगी विल बी पेड कंसोलिडेटेड फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ which shall be 60% of the first cell of applicable level of pay matrix in the corresponding cadre। सैलरी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो कॉन्ट्रैक्ट पे उसको सैलरी मिलती थी 60% ऑफ फर्स्ट सेल थी, अभी भी वही रहेगी, तो सैलरी में कोई चेंज नहीं है। द कैंडिडेट एंगेज्ड एज ट्रेनी shall not be entitled for the service benefits as are admissible to government employee on regular basis। इन्होंने कहा है कि ट्रेनी जो है उसको सर्विस बेनिफिट्स बाकी कोई नहीं मिलेंगे जो रेगुलर को मिलते हैं, जिसके कारण जो सर्विस बेनिफिट और जो फर्स्ट डे ऑफ अपॉइंटमेंट से कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट, सीनियरिटी के कोर्ट गए, बाद में वो मसला हुआ, उस तरह के कोई क्लेम नहीं बनेगा। द सर्विस ऑफ द ट्रेनी विल बी गवर्नड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट एनेक्चर ए का। The engagement is liable to be terminated in the case of performance conduct of trainee not found to be satisfactory. In case the trainee is not satisfied with the termination order served by engaging authority जिसने अपॉइंट किया, he or she may prefer to appeal before appellate authority who shall be higher in the rank of engaging authority within a period of 45 days। ये व्यवस्था पिछले रूल्स में नहीं थी, इसीलिए इसमें ये व्यवस्था ऐड की गई है कि अगर वो अपने टर्मिनेशन ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो जो अपीलेट अथॉरिटी उसके लिए दी जाएगी वहाँ 45 डेज में वो जो है अप्लाई कर सकता है उस टर्मिनेशन ऑर्डर के खिलाफ। द ट्रेनी एंगेज्ड विल बी एंटाइटल फॉर 1 day कैजुअल लीव आफ्टर, 1 महीने में 1 छुट्टी मिलेगी, 10 मेडिकल छुट्टियां मिलेंगी, 5 स्पेशल लीव मिलेंगी इन कैलेंडर ईयर। अ फीमेल ट्रेनी एंगेज्ड ऑन लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन मे बी ग्रांटेड मैटरनिटी लीव 180 डेज की मिलेगी। और इसके साथ जो नॉट एक्सीडिंग 45 डेज अगर सर्वाइविंग चिल्ड्रन जो हैं वो उसमें शर्त पूरी नहीं होती हो, ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस इन द केस ऑफ मिसकैरेज इंक्लूडिंग अबॉर्शन ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय जो गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर। और ट्रेनी एंगेज्ड शैल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर मेडिकल रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगी, LTC नहीं मिलेगी। नो लीव ऑफ एनी अदर काइंड एक्सेप्ट अबव विल बी एडमिसिबल, कोई लीव और नहीं मिलेगी। अनअवेल्ड कैजुअल लीव, मेडिकल लीव, स्पेशल लीव कैन बी अक्यूमुलेटेड अप टू अगले कैलेंडर ईयर तक ये शिफ्ट हो सकती हैं। विल नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड द नेक्स्ट कैलेंडर, लेकिन 1 साल के लिए शिफ्ट होंगी, उसके बाद आगे नहीं जाएंगी। Unauthorized absence for the duty without approval of controlling authority shall be automatically lead to a termination of the trainee, ये भी एक हो जाएगा। However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence is duly beyond his control on medical ground, such period shall not be excluded। जो मैटर उस तरह का है, provided that he or she shall submit a certificate of illness, fitness और जो भी इसमें है। Selected candidate will have to submit a certificate of his fitness issuing by medical board appointment से पहले, और बाकी सारी चीज़ें जैसी अपॉइंटमेंट में होती है फिटनेस सर्टिफिकेट उस तरह से लिया जाएगा।
Trainee will be entitled to TADI if required to go on a tour in connection of his official duty, training duty, जो भी इसमें है, minimum of pay scale जो भी इसमें eligible है, provision of service rules like FRSR जो फंडामेंटल रूल्स हैं, लीव रूल्स हैं, GPF रूल्स हैं, पेंशन रूल्स हैं, कंडक्ट रूल्स हैं, are applicable in case of regular employee, will not be applicable in the case of trainee. The employees group insurance scheme as well as VPF GPF will not applicable to the trainee. ये भी नहीं इनको applicable होगा. It has been decided that after the commencement of the act 20 फरवरी 2025, the cases where offer of appointment has been made to the candidates on the contract basis, vacancies advertised and requisitions pending with the recruiting agencies till date shall also be governed under these guidelines. ये क्लियर हो गया. These instruction may brought to the knowledge of all concerned, जो भी उसमें है. अब देखिए दो तरह की चीजें हैं. पहली बात ये, अपॉइंटमेंट हैज बीन मेड टू द कैंडिडेट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, उन पर भी ये लागू हो जाएगा, वो भी ट्रेनी में कन्वर्ट हो जाएंगे जो प्रेजेंटली कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, क्योंकि इसमें क्लियर लिखा है वेयर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट हैज बीन मेड टू द कैंडिडेट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. दूसरा है वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड एंड रिक्विजिशंस पेंडिंग विद रिक्रूटिंग एजेंसीज. ये अच्छा दो चीजें हो गई इसमें. जो ऑफर है वो कमेंसमेंट ऑफ एक्ट के बाद जिनको अपॉइंटमेंट हैज बीन मेड, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट सिर्फ ऑफर के लिए हुआ है, जो अपॉइंट हो चुके हैं उनके लिए इसमें व्यवस्था नहीं है. जिनको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट हो चुका है, जिस जैसे पोस्ट कोड JOIT 939 वाले लोग हैं, तो उनको जो इसके तहत आएंगे और वो ट्रेनी ही भर्ती होंगे. जिनकी वैकेंसीज एडवर्टाइज हो गई हैं और जिनकी रिक्विजिशन पेंडिंग है रिक्रूटमेंट एजेंसीज में, जैसे JBT जैसा मैंने बुलेटिन में बताया था, वो भी इसके तहत गवर्न होंगे. अब उनके लिए अलग से रूल्स और अमेंड करने और उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है. इस कारण जो रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं वो इमीडिएट आफ्टर जो अपनी विज्ञापन है वो जारी कर सकती हैं, भर्ती विज्ञापन, क्योंकि वो इसी अनुसार ये सारा कर सकते हैं. अंडर सेक्रेटरी पर्सनल संतराज फुहाल्टा, इनकी तरफ से ये इशू हुआ है. और जो इसमें एग्रीमेंट होना है, एग्रीमेंट जो होगा वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी और कर्मचारी के बीच में होगा. इसमें कुछ शर्तें भी दी गई हैं. इसमें पहले सैलरी 60% वो कहा गया है. फर्स्ट पार्टी प्योरली टेम्परेरी बेसिस अपॉइंटमेंट होगी. फिर ट्रेनी एंगेज्ड इन एंटाइटल्ड 1 डे कैजुअल लीव, जो मैंने आपको बताया वो लीव्स की बात है. फिर अनऑथराइज एब्सेंस की बात है, वो पहले मैंने बता दिया आपको. सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देंगे, वो बात हो गया. ट्रेनी एंटाइटल्ड होंगे TADA के लिए ऑफिशियल काम के लिए, वो बता दिया आपको. और जो GPF और FRSR जो है वो उन पे लागू नहीं होंगे. EPF भी नहीं मिलेगा, GPF भी नहीं मिलेगा, ग्रुप पेंशन स्कीम भी नहीं होगी. और फर्स्ट पार्टी अंडरस्टैंड और एग्री करने के लिए उसमें साइन करने पड़ेंगे. वो सारी चीज़ें उस तरह से रहेंगी. अब जो क्वेरीज हैं आपकी वो क्या है, पहले वो कुछ चीज़ें देख लेते हैं. दूसरा जो क्लैरिटी है वो अब हो गई. हिमाचल में कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी नो लॉन्गर एग्जिस्ट, इसमें भी कहा है किसी तरह की कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी हिमाचल में लागू नहीं है 20 फरवरी 2025 के बाद. और राज्य सरकार को ये डिसीजन इसलिए लेना पड़ा, जो भर्तियां जो रिक्विजिशन जा चुकी हैं उनके लिए. पहले ये था कैबिनेट से कि सिर्फ उनके लिए ये ट्रेनिंग पॉलिसी अभी होगी जिनको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जा चुका है और जिन्होंने इसको ज्वाइन करना है. लेकिन अब इसमें वो भी पद ले लिए गए हैं जो रिक्विजिशन के तहत राज्य चयन आयोग और लोक सेवा आयोग में जा चुके हैं. तो मतलब ये हुआ कि जैसे JBT TGT जो पोस्टें चली गई हैं वो अब एडवर्टाइज हो सकती हैं, उनको भी ट्रेनिंग की तहत ही भर्ती होगा. चाहे उनके RNP रूल उस वक्त कुछ और थे, लेकिन अब ये चेंज हो गए. और अब इसमें एक और स्ट्रेटेजिक चीज सरकार ने की है कि अब कंसर्न पोस्ट के भर्ती नियम चेंज नहीं होंगे. जैसा कि पहले कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को बनाने के लिए इंसर्ट किया गया कॉलम नंबर 10, क्योंकि उसमें संविधान का आर्टिकल 309 का प्रोविजो 2 इस्तेमाल किया गया था RNP रूल बनाने के लिए. और उसी में जब हमने कॉलम नंबर 10 ऐड कर दिया तो कोर्ट ने इस तरह से उसको लिया कि जब आपने जो आर्टिकल 309 लिया हुआ है तो आप फिर कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉय को सर्विस बेनिफिट देने से मना नहीं कर सकते. और उसी से सबक लेते हुए इस बार सिर्फ इंस्ट्रक्शन हुई है, ट्रेनी भर्ती किसी भी RNP रूल का पार्ट नहीं होगा. मतलब अब जैसे कि पहले RNP रूल में कॉलम नंबर 10 ऐड कर दिया गया था वो अब लागू नहीं होगा. उसमें जो
रेगुलराइज एम्प्लॉई सिर्फ अब चीज रही है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उसमें से हटा दिया है। तो रेगुलराइज जो इस पे लागू होगा ये तब होगा जब ये कर्मचारी को लागू कर दिया जाएगा। एक और टेक्निकल पॉइंट इसमें है जो उस दिन ब्रीफिंग में भी कहा था हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कि ट्रेनिंग को 2 साल के बाद रेगुलर करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक चीज देखी जाती है उसके मुताबिक नियमों में 2 साल शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं है। पॉलिसी में जो नई पॉलिसी बनाई जा रही थी उसके लिए 5 साल का ड्राफ्ट इशू हुआ था, लेकिन हो सकता है वो जो कैबिनेट सब कमेटी है, इस तरह की जो बातें हो रही हैं वो इन लार्जर पिक्चर में बाद में इशू इसको देखें और उसको फिर उसके हिसाब से डिसीजन करें। लेकिन अभी जो पोस्टें ऑलरेडी राज्य चयन आयोग और लोक सेवा आयोग के पास हैं उनको एडवर्टाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात ये। लेकिन वो भी अब गवर्न होंगे ट्रेनी पॉलिसी में ही। और राज्य सरकार ने ऑफिशियली आज कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के रिप्लेसमेंट पर ट्रेनी भर्ती पॉलिसी लॉन्च कर दी है। इसके जो प्रावधान है मैंने आपको बता दिए। इन प्रावधानों के मुताबिक अब आगे भर्तियां होंगी। हिमाचल में कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक फिर से आप लोगों के लिए एक ये सबक है जो लोग सोशल मीडिया पर देखने के बाद, खबरें देखने के बाद हम लोगों को तंग करते हैं उसके बाद कि आप ऑफिशियल पोजीशन क्या है वो एग्जैक्टली पता करके बताओ। किसी और ने क्या कहा है उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोग नहीं हैं। इन जनरल सेंस में तो यही होता है, लेकिन अपने व्यूअर्स में कंफ्यूजन ना हो ये हमारी जिम्मेदारी जरूर है, क्योंकि जर्नलिज्म फैक्ट्स पे होना चाहिए। और जब तक सरकारी चिट्ठी, क्योंकि पॉलिटिक्स में चाहे कैबिनेट है, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, सरकार है, सत्ता है, सबका अपना अपना लक्ष्य होता है। कई बार साइकोलॉजिकल इफेक्ट देने की कोशिश होती है, कई बार कुछ और मैसेज देने की कोशिश होती है, कई बार एडवांस में प्रेपरेशन की कोशिश होती है। लेकिन हम लोग सिर्फ आपको जो फैक्ट्स हैं उन पर सीमित रखते हैं, उन्हीं तक हम भी सीमित रहते हैं। और दूसरी बात यह कि जो कैबिनेट की बैठक है जिसके लिए पहले कहा जा रहा था कि 17 मई को होगी या शनिवार को होगी, कैबिनेट की बैठक सोमवार को 19 मई को होने जा रही है। यह भी एक करेक्शन है जो आप लोग करेक्ट कर लें खुद को, क्योंकि जब तक जो चीज फाइनल नहीं हो जाती उसको प्रीएम्प्ट करना वो एक गलत बात हो जाती है, उससे भ्रम फैलता है। भ्रम सरकार के लिए भी ठीक नहीं है। हालांकि सिस्टम के लोग पता नहीं इस चीज को कब समझेंगे, लेकिन खैर फिर भी अभी तक जो सिचुएशन है पॉलिसी की मैंने आपको बता दी। संगम सिंह कह रहे हैं आईपीएच वाले की क्या पॉलिसी है, सेम सबके लिए यही है जी। जहां तक बात जो पैरा वर्कर पॉलिसी है वो इससे अलग है, तो वो अलग अलग तरह से होगी, वो उसमें देख सकते हैं आप। एलडीआर क्लर्क और जेओएटी आईटी बारे कोई न्यूज, राकेश शर्मा जी, ये अलग मसला है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरे कर चुके वेटनरी फार्मासिस्ट जो 286 हैं रेगुलर क्यों नहीं किए जा रहे, ये मसला भी इससे अलग है। उसकी बात हम अगले दिन करेंगे, किसी दिन करेंगे पता करके। लेकिन ये पॉलिसी रिलेटेड मैटर नहीं है, मैं आपको सिर्फ पॉलिसी रिलेटेड मैटर की क्वेरीज की बात कर रहा हूं। और संजीव चौहान कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक प्रोपागंडा है। संजीव जी, ऐसा है कि आप जो मर्जी चीज समझें, लेकिन जिस चीज की नोटिफिकेशन हो जाती है वो प्रोपागंडा नहीं होता। ये सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और ऑफिशियल पॉलिसी है। इसी पॉलिसी की हमने आपको बात बताई। ये ऑर्डर अभी आ भी गया है, सोशल मीडिया पे शेयर भी हो जाएगा। युवराज ठाकुर कह रहे हैं ट्रेनी वर्ड यूज किया है, बाकी वही पुरानी पॉलिसी है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन 2 साल की जो बात है वो इसमें नहीं है कहीं भी। वो बात आप सिर्फ नोट रखें, उसमें यह कहा गया है 2 साल की जगह कि जो इनकम्बेंट एंगेज ट्रेनी विल गवर्न बाय द इंस्ट्रक्शन इशूड इन दिस रिगार्ड बाय द गवर्नमेंट। जो आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीशन करने के बाद इंस्ट्रक्शन इशू होगी इसको लेकर। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बाद में ही इंस्ट्रक्शन इशू होती है, जब हम 31 मार्च के आसपास होते हैं, तो उसी तरह की ये प्रक्रिया इसमें हो सकता है रहे। करुणा मुलक भी इसका पार्ट नहीं है। जो लोग पहले से कॉन्ट्रैक्ट में हैं क्या वो भी इस दायरे में आ रहे हैं? देखिए, अभी जो इशू हुआ कि आपने इनको, जिनकी रिक्वेजिशन जा चुकी हैं, उनको क्यों लिया इस पॉलिसी में? पहले यह था सिर्फ कि सिर्फ उन्हीं को लेंगे जिनकी ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जा चुका है, बाकियों के लिए पॉलिसी अलग से बनेगी। लेकिन अब यह कर दिया कि जो राज्य चयन आयोग और लोक सेवा आयोग में पोस्टें दे दी हैं वो भी इसी पॉलिसी में गवर्न होगी। वो इसलिए किया क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पिछले साल बैच वाइज भर्तियां कर दी हैं एजुकेशन में, और कुछ अभी जो स्कूल लेक्चरर न्यू के रिजल्ट आए उसमें भी कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती कर लिए। इन्हीं के साथी जो हैं वो रिक्विजिशन में, जो रिक्विजिशन पोस्टें गई हैं, इन्हीं के बैच के लोग उसमें भी आएंगे।
करेंगे। तो ये बाद में कोर्ट में केस ना जाए, इसके लिए जो रिक्विजिशन जा चुकी हैं उनके लिए भी यही व्यवस्था कर दी कि उनके लिए भी ट्रेनिंग का ही सिस्टम रखा जाए। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती हो चुके हैं उनमें इसमें कुछ नहीं है, और उनको लिए अभी तक हम ये अंडरस्टैंडिंग रख रहे हैं कि उनके लिए व्यवस्था वही रहेगी जो वो पहले चल रही है, उसी मुताबिक वो आगे रेगुलर होंगे, जो सरकार इंस्ट्रक्शन करेगी और उस मुताबिक आगे चीजें हो जाएंगी। आउटसोर्स पॉलिसी करना मूलक इसका पार्ट नहीं है जी, वाटर गार्ड भी इसका पार्ट नहीं है जो लोग आप कर रहे हैं। जो अभी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनका क्या होगा, ये किशोरी शर्मा पूछ रहे हैं, जवाब मैंने पहले दे दिया। और जो बाकी चीज़ें हैं, जो एनटीटी आया पोस्टिंग हंसराज चौहान, ये जी आप वेट करिए, अभी ये इसका मसला नहीं है। और जो कॉन्ट्रैक्ट में पहले से हैं वो मैंने क्लैरिटी आपको कर दी। बाकी कोई एसएमसी टीचर भी इसमें, ये यशपाल सूर्यवंशी हैं, एसएमसी टीचर भी इसमें गवर्न नहीं होंगे। तो ये दोनों मैटर अलग अलग से हैं। हमने क्योंकि 6 बजे के बुलेटिन में इस मसले को प्रमुखता से लिया था, मैंने आपको कहा भी था कि ये फाइल अभी चीफ सेक्रेटरी के पास है और वहाँ से ये निकल रही है और आज ही नोटिफिकेशन हो सकती है, तो हो गई। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो व्यवस्था है वो मैंने आपको बता दी। कोई और आपकी क्वेरी होगी तो आप इसी कमेंट बॉक्स में कर दें। आज वाली जो इस पॉलिसी रिलेटेड क्वेरीज थी वो मैंने एड्रेस कर दी हैं, और कुछ और होंगी तो आप इसमें कर दें ताकि हम बाद में इसका जवाब आपको दे सकें। आप लगातार दूसरी बार फिर से लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।